करते हैं। हमने कल डायरिया पढ़ा था। आज जीआईटी का आखिरी एक रहता है टॉपिक जिसको हम मिसेस वॉमिटिंग कहते हैं। यानी वॉमिटिंग भी आप कह सकते हो, उल्टी भी कह सकते हो, कह भी कह सकते हो। इसी तरह जिस तरह हम उल्टी कह वगैरह कहते हैं, इसी तरह मेडिकल में मिसेस कहते हैं, वॉमिटिंग भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक तो पहली बात तो ये है कि उल्टी होती क्यों है। किताब में भी देख लीजिएगा, पहले मेरी बात तो सुन लें। उल्टी होती इसलिए है कि हमारी हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो ग़िज़ा को मैदे से निकल के आंतों से के ज़रिए बाहर जाना चाहिए। अगर उसमें कोई इरिटेंट आ जाता है या उसमें कोई इशू आ रहा है, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों में एक बीमारी होती है, उनका जो पैलोरिक एंड होता है मैदे का, वो अच्छे से खुला नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे ये पैलोरिस होता है, यहाँ पे ये तंग होता है, तो ग़िज़ा आगे जाने के बजाय उल्टी करता है। ठीक हो गया। तो इसी तरह ये भी एक इशू है, अगर इरिटेंट्स आपकी जो ग़िज़ा में हैं वो वाले इरिटेंट्स आपके बजाय नीचे जाने के ऊपर की तरफ निकलते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। ये भी एक अच्छी बात है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि पेन जो है, दर्द जो है, वो कोई बीमारी नहीं है। दर्द एक साइन है कि कहीं पे आपको कोई इशू है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ग़िज़ा नीचे जाने के बजाय ऊपर आ जाए तो हम उसको वॉमिटिंग कहते हैं या नाज़िया मिसेस कहते हैं। इसके बाद वॉमिटिंग के अलावा एक और वर्ड यूज़ होता है, मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस कहते हैं कि जब आप सफ़र कर रहे हो तो आपको उल्टी आना शुरू हो जाए। उसकी 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो आप जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तो आपको चलते चलते इधर उधर देखने से चक्कर आ जाते हैं, उसकी वजह से भी वॉमिटिंग हो जाती है। और कभी आपको गाड़ी के जो अंदर से बू आ रही होती है पेट्रोल वगैरह की, वहाँ से भी वॉमिटिंग हो जाती है। उसको मोशन सिकनेस कहते हैं। और ये होती कैसे है, यहाँ पे मैंने, आप फ्री नहीं थे तो मैंने लिख दिया कि हमारे दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का फिर एक हिस्सा, 2 हिस्से होते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स, जिसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये इसको हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है। अब ब्रेन स्टेम का जो दूसरा हिस्सा है पोन्स के अंदर होता है सीटी सेंटर। ठीक हो गया। अब सीटीजी सेंटर आपकी वॉमिटिंग को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे कंट्रोल कर रहा होता है? सीटीजी सेंटर के ऊपर 3 किस्म के रिसेप्टर होते हैं। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था H2 रिसेप्टर, याद है? क्या करता है बता? देखें, हमने कहा था हिस्टामीन होते हैं 4 किस्म के, H1, H2, H3, H4। तो वो जो H2 हिस्टामीन होता है वो आपके मैदे में तेजाबियत पैदा करता है, और H1 उस वक्त भी मैंने कह दिया था कि ये उल्टी करवाता है। ठीक है। अब आज हमने उसको पढ़ना है कि उल्टी कैसे करवाता है। इसके अलावा इसके ऊपर एक और रिसेप्टर होता है जिसको हम D2 कहते हैं। अब मुझे आप बताएंगे कि D के हमने कितने पढ़े थे रिसेप्टर? 5 पढ़े थे, शाबाश। इसके अलावा एक और होता है, उसको कहते हैं मस्करीनिक रिसेप्टर। अब कायनात मुझे बताएगी कि मस्करीनिक रिसेप्टर जो है, इसको हमने कहाँ पढ़ा था? याद है? नहीं याद? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब हमने ACTH पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने एक ड्रग पढ़ी थी जहाँ पे 2 मजीद इसके थे रिसेप्टर, एक मस्करीनिक रिसेप्टर था और एक न्यूरोट्रांसमीटर था। याद आ रहा है? अच्छा, आगे चलें। अब ये 3 रिसेप्टर होते हैं। अब मिसाल के तौर पर हिस्टामीन आपका जो है, आपको पता है हिस्टामीन कहाँ होता है? मास्ट सेल के अंदर होता है। और मास्ट सेल के अंदर ये 4-5 चीज़ें होती हैं। हिस्टामीन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है या ल्यूकोट्राइन है, या जो भी है, वो क्या करते हैं, वो जब भी मास्ट सेल से लीकेज होती है, वो बाहर निकलते हैं तो इन्फ्लामेशन काज करते हैं या कोई ना कोई हरकत करते हैं। तो जब हिस्टामीन निकलता है तो हिस्टामीन जाकर H1 को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। H1 जब स्टिमुलेट होता है तो उल्टी काज करवाता है। ठीक हो गया। इसी तरह हमने कहा था
कि डोपामीन जो है वो पांच रिसेप्टर होते हैं डोपामीन के, और जो डोपामीन का D2 रिसेप्टर है, ये अगर डोपामीन की वजह से, डोपामीन आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर था, तो आपको पता है कि आप जब किसी काम में लगे होते हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जब आप सुकून में होते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। ठीक हो गया। अच्छा, जिसको हमने फाइट एंड फ्लाइट मोड, आपको टेबल मैंने कहा था अच्छे से याद कर लेना कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट होता है। ठीक हो गया। अब वैसे भी आपको पता है कि हम जब रेस्ट की कंडीशन में होते हैं तो हमारी सिक्रीशन ज़्यादा हो रही होती है, वो मैं स्क्रीनिंग में हम देखते हैं। पहले इसको देख रहे हैं कि जब आप मोशन में होते हैं तो आपको उल्टी आती है, तो वो उसका जो है वो D2 उसका जिम्मेदार होता है। और मस्क्रीनिक रिसेप्टर पे आपको पता है ACH न्यूरोट्रांसमीटर है। जब आप सुकून की हालत में होते हैं तो आपकी सलाइवेशन बढ़ रही होती है, आपकी जो जितनी भी सिक्रीशंस हैं वो बढ़ रही होती है। ठीक है, तो जब आपकी सिक्रीशंस बढ़ रही होती हैं तो आपको वॉमिटिंग हो जाती है, तो वो उसका जिम्मेदार ये वाला है। ठीक हो गया। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, अभी इसकी कालें आना शुरू हो जाएंगी, बातें तो इससे भी ज़्यादा हैं कि अब वॉमिटिंग, एंटीमिटिक ड्रग्स को हम देखते हैं। वॉमिटिंग क्या है? वॉमिटिंग इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, यानी ये प्रोटेक्टिव है, ये आपके लिए फायदेमंद है। ठीक हो गया। प्रोटेक्टिंग रिफ्लेक्स मैकेनिज्म टू एलिमिनेट इरिटेंट सब्सटेंस फ्रॉम अपर जीआईटी, यानी आपके मैदे से जो इरिटेंट सब्सटेंस होते हैं वो कहते हैं इसको बाहर ही निकाल दो इस रास्ते से। इस रास्ते से जाते जाते टाइम लग जाएगा 20-25 मीटर की वो छोटी आंत है, फिर कोई 2-3-4-6 मीटर की या 5 मीटर की बड़ी आंत है, वहां जाते जाते टाइम लग जाए, इधर से निकालो। ठीक हो गया। तो ये आपके फायदे में होती है। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं एंटीमिटिक ड्रग्स की, तो ये 4 किस्म की 4 क्लासेस होती हैं इनकी। पहले नंबर पर है D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन आता है। अब मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन आपके किसको कर रही होती हैं? ब्लॉक D2 को। और आपके मतलब अगर देखा जाए उस पे हमें तो बहुत ज्यादा यूज होने वाली दवाई मेटाक्लोप्रामाइड है। ठीक हो गया। सेकंड एंटी मस्करीनिक ड्रग्स हैं जिसमें स्कोपोलामाइन और एट्रोपिन है। और जब मैंने एट्रोपिन पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि ये मोशन सिकनेस के लिए बेहतरीन दवा है, और ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि मोशन सिकनेस की दवा कौन सी, आप एट्रोपिन कह देते हैं, स्कोपोलामाइन कह देते हैं, इट्स ओके। उसके बाद तीसरी क्लास है H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, तो इसमें आती है डायमंड हाइड्रेनेट। और चौथी में सिडेटिव और हिप्नोटिक है। सिडेटिव और हिप्नोटिक ज़ाहिर बात है, जब आप किसी को सुला देते हैं तो आपके साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, तो आपको उल्टी नहीं होने देगा। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। इसमें बार्बिटूरेट्स और बेंजोडायज़ेपिन दोनों को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया हुआ है, ये तो हम नहीं पढ़ेंगे, इन 3 को हम पढ़ लेते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि आपको पता है पहली ड्रग मेटाक्लोप्रामाइड है और इट्स D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग यूज्ड टू ट्रीट मिसेस। ठीक है, मिसेस क्या है जी? उल्टी है। और ये क्या है? D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और ये क्या करती है? मिसेस को रोकती है या उसको ट्रीट करती है। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स वही सेम वाली लिखनी है, सादी सी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलाइज और एलिमिनेट। जबकि मोड ऑफ एक्शन क्या है, जिसको हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं, वो क्या है? D2 रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन CTG सेंटर लोकेटेड इन ब्रेन। अच्छा, ये वाली बात आपने लाजमी लिखनी है। मैंने यहाँ सोचा कि मेरे पास समझाने के लिए मुझे जगह कम होगी तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन इन दोनों में मैंने लिखा है। ये वाली आपने क्यों लिखनी है कि आप एक्सटर्नल को बता रहे हैं कि मुझे पता है कि सिटी सेंटर किधर होता है। ठीक है, मुझे उस्ताद साहब ने बाकायदा जायचा बना के पढ़ाया था। ठीक हो गया। एक्टिवेशन ऑफ D2 रिसेप्टर बाय डोपामीन, यानी डोपामीन जो आपका है उसके 5 रिसेप्टर हैं, वो किसी को भी जाके एक्टिवेट कर सकता है।
स्टिमुलेट कर सकता है। एक्टिवेशन ऑफ D2 रिसेप्टर बाय डोपामिन स्टिमुलेट CTG सेंटर। अब जब D2 एक्टिवेट होगा तो ये इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अब CTG सेंटर आपका जो है दोनों चीजें कंट्रोल कर रहा होता है, उल्टी को रोकता भी यही है, करवाता भी यही है, ठीक है। कुछ होते हैं ना आपके फैमिलीज में या आपके इलाकों में कि वो एक को कहते हैं कि जा चोरी कर ले, दूसरे को कहते हैं कि वो देख तेरी चोरी हो रही है। तो ये दोनों काम CTG सेंटर के, ठीक हो गया। एग्जाम्पल कोड करने का मकसद ये है कि आपको याद रहे। सेंटर स्टिमुलेट CTG सेंटर एंड इंड्यूस का मतलब होता है कि करवाना, इंड्यूस वॉमिटिंग। दिस ड्रग ब्लॉक्स D2 रिसेप्टर एक्टिविटी एज वेल एज CTG सेंटर, यानी ये दवा दोनों की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है, ठीक हो गया। यहां तक समझ आ गई। अच्छा, यूज टू ट्रीट वॉमिटिंग, यूजेस क्या है, यूज टू ट्रीट वॉमिटिंग। ADR आपने बुक वाले लिखने हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि अगर आपने इसमें भी वॉमिटिंग नाजिया लिख दिया तो ताड़ी खैर नहीं, वो अगर आप फेल नहीं भी हो रहे हो तो फेल कर देगा। वो कहेगा यार इसको इतनी समझ नहीं है, वॉमिटिंग को ट्रीट कर रहा है और उसके ADR में लिख रहा है वॉमिटिंग नाजिया। समझ आ रही है ना बात। अच्छा आगे चलें। डायमंड हेड्रिनेट जो है ये क्या करती है, इट्स H1 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग यूज्ड टू ट्रीट मिसेस। फार्माकोकाइनेटिक सेम है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, H1 रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन CTG सेंटर लोकेटेड इन ब्रेन। लोकेटेड इन ब्रेन का मतलब है कि आप बता रहे हो कि मुझे पता है कि ये ब्रेन में होता है। Activation of H1 receptor by histamine stimulates CTG center and induce vomiting. This drug blocks H1 receptor activity as well as CTG center. अब चूंकि ये हिस्टामिन आता है, यहाँ से निकलता है, कहाँ से, मास्ट सेल से, तो क्या करता है, ये पहुंच जाता है जी H1 के पास, उसको स्टिमुलेट कर देता है। जैसे उसको स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, वो इसको स्टिमुलेट कर देता है और वॉमिटिंग काज करता है, ठीक हो गया। इसकी काजेज में हमने नहीं पढ़ी, चलो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेगनेंसी भी इसकी काज है, मोशन सिकनेस भी इसकी काज है, और GI ऑब्स्ट्रक्शन भी इसकी काज है, जो मैंने अभी यहाँ बताई कि ये मोस्टली बच्चों में होता है जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं। पेप्टिक अल्सर भी इसकी काज है, ड्रग टॉक्सिसिटी भी इसकी काज है, रेनल फेलियर भी इसकी काज है, हेपेटाइटिस भी इसकी काज है। अब पेप्टिक अल्सर, आपको पता है कि पेप्टिक अल्सर हो और बंदा मंगवा के खा ले शवारमा या समोसा जिसमें लगा होता है पता नहीं क्या क्या, तो उसने तो निकाल देना है। उसने कहना भाई मैं तो ऑलरेडी मेरे जख्म हुए पड़े हैं, आप मेरे जख्म पे मिर्चें डाल रहे हो, उसने निकाल देना, बाहर फेंक देना, ठीक हो गया। तो हम कह रहे थे कि जब ये दवा H1 रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक करती है तो साथ के साथ CTG सेंटर को भी ब्लॉक कर देती है, तो ये यूज होती है मिसेस के ट्रीटमेंट के लिए। अब आ जाते हैं स्कोपोलामिन के या एट्रोपिन के पास। इट्स एंटी मस्करीनिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एजेंट यूज टू ट्रीट मिसेस। इसकी भी फार्माकोकाइनेटिक सेम है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, मस्करीनिक रिसेप्टर जो प्रेजेंट है इन CTG सेंटर, यहाँ आगे आपने लिख देना लोकेटेड इन ब्रेन, ये लाजमी लिखना बेटे। मैं यहाँ छोड़ गया, मैं समझा शायद जगह नहीं बचेगी। एक्टिवेशन ऑफ मस्करीनिक रिसेप्टर बाय ACH। ACH क्या है जी, ACH न्यूरोट्रांसमीटर है यार, मैं बता रहा हूँ फिर आपको भूल जाता है। अब मस्करीनिक रिसेप्टर को कौन जाके एक्टिवेट करता है, ACH, ठीक है ना। हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, जब ये लेक्चर अपलोड हो जाएंगे दोबारा सुन लेना। अच्छा, तो एक्टिवेट CTG सेंटर एंड इंड्यूस वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग करवाता है। अब क्या करती है ये स्कोपोलामिन, कंपीट करती है ACH के साथ आके, इसके साथ हमने जैसे पढ़ा था पैरासिम्पैथेटिक में कि वो आके उसको रोककर आगे निकल जाता है। एट्रोपिन का हमने कहा था अगर याद हो तो, और इनहिबिट कर देती है इस बाइंडिंग। अब इसकी ACH के साथ कंपीट करती है और इसकी बाइंडिंग जो हो रही होती है किसके साथ, मस्करीनिक रिसेप्टर के साथ, उसको इनहिबिट कर देती है, उसको रोक देती है। एज अ रिजल्ट इट ब्लॉक CTG सेंटर। जैसे CTG सेंटर ब्लॉक हो गया तो उसकी वॉमिटिंग रुक गई,
ठीक हो गया। लेकिन हमारे यहाँ ये वाली दवाई मोशन सिकनेस के लिए यूज नहीं हो रही होती, ठीक है। यहाँ मैंने एक गलती कर दी है, यूज टू ट्रीट मिसेस, यहाँ मिसेस नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है हमने यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस। अच्छा, अब मिसेस चूंकि लिखा हुआ है तो हम इसको भी नहीं मिटा रहे, यहां लिख रहे हैं एंड मोशन सिकनेस। प्रेगनेंसी में जो उल्टी होती है उसको कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? चलें अब बंद करते हैं।